हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तनिकी। महाद्वीपीय विस्थापन मतलब महाद्वीप है, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये एक सिद्धांत हो गया, इसके पीछे एक थ्योरी आ गई। दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी। इसका मतलब है कि जो पूरा आपका स्थल मंडल है ना, वो प्लेटों में डिवाइड है और वो प्लेटें इधर उधर संचलन हो रही हैं। ये दोनों थ्योरी से ही आप पूरी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं पृथ्वी के ऊपर सब कुछ समझ पाओगे, जैसे भूकंप, सुनामी, पहाड़ का निर्माण, पर्वत निर्माण जिसको बोलते हैं, इसके बाद ज्वालामुखी, जो महाद्वीप हैं और जो जहां जहां द्वीप हैं, द्वीपी चाप हैं, ये सब चीजों की जानकारी आपको इससे ही लग जाएगी। ये टॉपिक से बहुत ध्यान से पढ़ना। इस टॉपिक का लेवल यूपीएससी लेवल तक जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत है इसमें और यूपीएससी की ही चीजें हैं। लेकिन यूपी पीसीएस में क्या होता है, आरओ या यूपी पीसीएस प्री में इसके फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस में ऐसी चीजें डाल देते हैं कि कॉन्सेप्ट की जानकारी ना हो तो आपको फैक्चुअल नहीं कर पाओगे। तो हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो परिकल्पना आई वो थी, एक व्यक्ति थे टेलर। इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना दी। नाम क्या था इनका, एफ बी टेलर। महाद्वीप, इन्होंने बोला कि जो महाद्वीप हैं वो क्या है, प्रवाह है उनका, इधर से उधर बह रहे हैं। ठीक है, इतनी उन्होंने कल्पना दी और इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब इसके पीछे इन्होंने क्या बोला कि किधर बह रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि ये है विषुवत रेखा आपकी। तो जो महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है वो विषुवत रेखा की तरफ हो रहा है। दैट मीन विषुवत रेखा से पहले नीचे थे महाद्वीप, अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा अब जितना भी महाद्वीपीय भाग है वो विषुवत रेखा के उत्तर भाग में जाता है। ठीक है, तो एक इन्होंने ये परिकल्पना दी। दूसरी परिकल्पना इन्होंने क्या दी कि इनका प्रवाह पश्चिम की ओर हो रहा है, तो इस तरफ भी इनका प्रवाह हो रहा है। तो पहले इस तरफ ज्यादा थे, अब इस तरफ हो रहा है। इतना इनका काम था। आगे की जितनी भी परिकल्पनाएं आएंगी एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, तो इनको याद रखो, जो दूसरी आएगी वो भी कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ इनका लेंगे। ठीक है, तो महाद्वीपीय प्रवाह की दिशा इन्होंने क्या बताई, विषुवत रेखा की तरफ और पश्चिम की ओर, दो तरफ महाद्वीप प्रवाह हो रहा है। इसका कारण बताया कि जो ज्वारीय बल है, ज्वार भाटा आप लोग जानते होंगे। तो ज्वार भाटा कैसे आते हैं, ज्वार कैसे आता है, एक बल कार्य करता है, ज्वारीय बल। तो इसको भी इन्होंने इसका कारण बताया कि ज्वारीय बल है। कब इन्होंने ये परिकल्पना दी, 1910 में। अगला देख लेते हैं। फिर अगले एक वैज्ञानिक आएंगे जिनको इस टाइम के या वर्तमान युग के महान वैज्ञानिकों में शुमार किया जाता है, जबकि ये वैज्ञानिक नहीं, जलवायु वेदता थे। ठीक है, इनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के थे। जर्मनी में इनके नाम पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, 1912 में इन्होंने एक थ्योरी दी। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे इनसे वाकिफ होंगे। इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इस थ्योरी का नाम है, इन्होंने बोला कि महाद्वीप जो हैं वो विस्थापित हो रहे हैं या हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। पहले इन्होंने बोला क्या कि कार्बोनिफेरस युग था। ठीक है, अब ये आप लोग थोड़ा गूगल कर लिया करो, किसी चीज की बात हुई तो कार्बोनिफेरस युग पता कर लिया करो कौन सा है। जा रहा है तो सारे युगों को एक बार गूगल कर लेना तो माइंड में बन जाएगा। ठीक है, हर चीज अगर हम यहाँ पे कराने लगे ना तो क्या है, ये बुक बन जाती है। बुक बन जाएगी तो आपका ना पढ़ने का मन होगा ना रिवाइज करने का मन होगा। तो कुछ चीजों का सिर्फ आइडिया दे देता हूँ, आप उसको गूगल कर लिया करो। तो कार्बोनिफेरस एक युग था। इस युग में इन्होंने क्या बोला कि पूरा जो स्थल खंड है वो एक था, पेंजिया इसको बोला इन्होंने। और जो जलखंड है, अब पृथ्वी है तो चारों तरफ जल भी होना चाहिए, तो ये जलखंड क्या है, ये अलग अलग है। तो ये भी एक पोर्शन अलग है और ये एक पोर्शन अलग है, टोटल दो पोर्शन थे। इसको बोला पेंथालासा। बाद में पृथ्वी की जो आंतरिक घटनाएं हैं, पृथ्वी के अंदर जो घटित हो रही है, तो उसमें क्या हुआ, ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला क्या कहलाया, लॉरेंसिया, और नीचे वाला क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। ये हमने हिंदी में इसके नाम रख लिए। ठीक है, तो हिंदी में इसका गोंडवाना लैंड। और बीच में से इसके एक उथला हुआ छिछला सागर बह रहा था, टेथीस सागर। ये इन्होंने पूरा बोला। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, इसके और टुकड़े हुए। ये वाला पोर्शन इधर चला गया, ऊपर नीचे ऐसे करके सारा इसका विस्तार। इसके उसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे तथ्य दिए जो सही भी थे।
इन्होंने बोला एक जिग्सा फिट का बोला कि इसको प्रूव करने के लिए अगर आप ब्राजील का तट देखोगे तो ऐसा है, अगर अफ्रीका का तट देखोगे आप तो ऐसा है, ठीक है। तो जब इसको इसमें फिट करोगे, लगाओगे, तो एकदम जिग्सा की तरह फिट हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इससे टूट के अलग हुआ। तो जो महाद्वीपीय के किनारे हैं, जैसे इसका जो पूर्वी किनारा है, इसका पश्चिमी किनारा, दोनों के तटों में साम्यता मिलेगी। ऐसे ही अन्य महाद्वीपों में इन्होंने बोला। यहाँ की जो चट्टान है, तो चट्टानों की जो भी प्रकृति है, जो भी इसकी विशेषताएं हैं, सेम यहाँ की चट्टानों पे मिलेंगी। ऐसे ही करके इन्होंने बोला कि जो कोयला है, कोयला हमेशा उच्च अक्षांशों में मिलता है। उच्च अक्षांश मतलब नहीं, निम्न अक्षांशों में। निम्न अक्षांशों में क्या होता है, जैसे भारत हो गया। निम्न अक्षांश वो होते हैं जहां 0 हो गया, 0 से 23 तक। यहाँ पे क्यों मिलेगा कोयला, क्योंकि यहाँ पे उच्च तापमान और उच्च दाब चाहिए होता है कोयला में परिणत होने के लिए, जो जीवाश्म होता है उसको। अब जो निम्न अक्षांशों में जो चीज मिलनी चाहिए वो उच्च अक्षांशों में मिलती है। दैट मीन्स जो उच्च उच्च अक्षांश थे वो कभी ना कभी निम्न अक्षांश की जगह पे या इसके भाग थे। ऐसे करके इन्होंने और भी चीजें जीवाश्म जो मिले हैं उसमें बताया। जो घाना के तट पे सोना है, तो ब्राजील के तट पे जो मिलता है वही घाना के तट पे मिलता है। तो ये सारी चीजें करके इन्होंने क्या बोला कि ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कभी ना कभी ये दोनों एक ही जगह के पार्ट रहे हैं, फिर बाद में अलग हुए। अब इनसे पूछा गया कि ठीक है, मान लिया अलग हुए, इसके पीछे रीजन क्या रहा है, कैसे अलग हुए, कैसे इधर से उधर बहे। बस यहीं पे ये थोड़े फंस गए, ये चीज का जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने बोला जो ज्वारीय बल है, जो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्व बल है, उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर इनका बल है, तो जो आज की डेट में बल लग रहा है इनका, या जो कॉमन बल है, उससे कई करोड़ गुना जब प्रबल होगा ना ये बल, तब ये काम कर पाएगा, इसको एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जवाब नहीं दे पाए। फिर भी इनकी जो थ्योरी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी आगे के अध्ययनों के लिए। तो देख लो, पढ़ लेते हैं। इसके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे। जो भूखंड था महाद्वीप वाला, उसे क्या बोला, पेंजिया। और यह विशाल महासागर पैंथालासा से घिरा हुआ था। तो जो महासागर था उसको क्या बोला, पैंथालासा। आगे, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा होती है, इसके कारण क्या पेंजिया दो बृहद भागों में, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया उत्तरी भाग है और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग, इसमें टूट गया। आगे, बाद में अनेक छोटे छोटे भागों में फिर से टूटा ये। तो अब छोटे छोटे भाग हो गए। अब जो देखते हो ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, है ना, तो ये बहुत छोटे छोटे भागों में टूट गया। और इसका प्रवाह हुआ, और प्रवाह इसका कहाँ होगा, दो दिशाओं में। तो जो टेलर ने बोला था, सेम इन्होंने बोला कि किस तरफ प्रवाह हुआ। एक तो हुआ भूमध्य रेखा की ओर, और दूसरा हुआ पश्चिम की ओर। ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर ऊपर की ओर हुआ दक्षिण से, और पश्चिम की ओर हुआ प्रवाह। इस प्रवाह हेतु गुरुत्व और ज्वारीय बल जिम्मेदार है। बस यहीं पे ये फंस गए। ये जो प्रवाह है उसके लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो, और ज्वारीय बल है वो। बस यहीं पे बोला कि अगर ये इतना प्रबल होता, तो आज की डेट में जितना प्रबल है उससे कई करोड़ गुना ये जब प्रबल होगा तब ये काम कर पाएगा। दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक। दोनों भूखंडों के मध्य उथले समुद्र का निर्माण हुआ, जिसे टेथीस सागर कहते हैं। आज का जो हिमालय है, इसी टेथीस सागर के अवसादों से मिलकर बना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसकी जो टेथीस सागर वाली महाद्वीपीय प्लेट बन गई थी बाद में, इसका और जो आपका यूरेशिया की महाद्वीपीय प्लेट है, ये दोनों में क्या हो, कोलिजन हो रहा है, और फिर इसमें बलन पड़ रहे हैं संपीड़न के कारण। ठीक। अब इसके पक्ष में तर्क जान लो कि पक्ष में क्या क्या तर्क दिए इन्होंने कि क्यों एक ही उसके पार्ट थे और फिर धीमे धीमे ये टूटे। तो बोला महाद्वीपीय तटों में साम्यता, जो मैंने बोला जिग्सा फिट बताया था अभी, कि ब्राजील का तट आपको ऐसे उभरा हुआ मिलेगा, तो जो आपका साउथ अफ्रीका का तट है वो ऐसे मिलेगा कि जब इनको चिपकाओगे तो एक दूसरे में सट जाएंगे, लगेगा। ठीक है, कि इसी से टूटा है। तो दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के तट, दक्षिण अमेरिका में क्या आता है, ब्राजील आपका, अफ्रीका के तट है। महासागरों के पार स्थित चट्टानों की आयु तथा संरचना में समानता। दोनों महासागर, जो मैंने बोला कि ब्राजील का तट देखोगे आप, अफ्रीका का देखोगे, तो यहाँ की चट्टानों में समानता है, यहाँ की में। तो इससे यही होता है साबित कि दोनों की जलवायु तो एकदम परिवर्तित हो गई। इस टाइम यहाँ कुछ और जलवायु, यहाँ कुछ और है। लेकिन जो चट्टानों में समानता है वो ये दर्शाती है कि कभी ना कभी ये दोनों एक दूसरे के मतलब सेम चट्टान के पार्ट रहे हैं। अब आ जाते हैं, दूसरा इन्होंने क्या बोला
तीसरी चीज बोली पुरा हिमानीकृत प्रमाण। पुरा हिमानीकृत प्रमाणों में क्या बोला कि गोंडवाना चट्टानें जो है आपकी, इसमें टिलाइट विद्यमान है और कोयला उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, टिलाइट बर्फ में पाया जाता है। जो टिलाइट होता है ना, वो बर्फीली एकदम हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली चीजें हो, उसमें टिलाइट विद्यमान रहता है। और गोंडवाना चट्टानें जो है उसमें क्या कोयला विद्यमान रहता है। तो गोंडवाना चट्टान जो है उसमें टिलाइट इम्पॉसिबल है होना आज की डेट में, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। और लेकिन ये पाया जाता है, दैट मीन्स कभी ना कभी ये जो आपका था वो उच्च अक्षांशों में थी ये चट्टानें, ठीक है। और दूसरी चीज, कोयला जो है उच्च अक्षांशों में मिल रहा है, जबकि वो क्या है, निम्न अक्षांशों का पार्ट होना चाहिए। तो इसका एक ही मतलब है कि कभी जो चीजें ऊपर पहुंच गई हैं जैसे अमेरिका वगैरह, वो कभी विषुवत रेखा के आसपास थी, फिर इसका प्रवाह हो गया ऊपर की ओर तो ऊपर चली गई। फिर अगला इन्होंने क्या दिया प्रूफ, प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप क्या होते हैं, सोना चांदी ये धातुएं मिलना, ठीक है। तो घाना तथा ब्राजील तट पे स्वर्ण मिलना, ब्राजील तट पे भी स्वर्ण मिल रहा है और घाना पे भी मिल रहा है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें बोल दी, लेकिन मैंने बोला कि ये इसका करेक्ट रीजन नहीं बता पाए। सब कुछ इनका सही था, ये बात भी सही है कि पहले एक ही उसके पार्ट थे, फिर डिवाइड हुए, फिर इधर उधर इनका प्रवाह हुआ, लेकिन ये इसका रीजन नहीं बता पाए, इसलिए इनकी जो थ्योरी थी इसको आगे ले जाया नहीं गया, ठीक। फिर अगला आया संवहनीय धारा सिद्धांत, कॉन्वेक्शनल करंट सिद्धांत। ये सिद्धांत है ना, प्लेट विवर्तनिकी का ये आधार है। आर्थर होम्स ने दिया था 1928-29 में दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जो मेंटल है उसमें रेडियोधर्मी तत्व हैं, रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं हो रही वहां पे, रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं हो रही तो तापमान बहुत ज्यादा है, पिघली हुई अवस्था में प्लस तापांतर भी है, तो वो प्लेटों को क्या है, इधर से उधर मूव हो रही, संवहनीय धाराएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही और वो प्लेटों का संचलन कर रही। लेकिन ये उतने उस पर नहीं आ पाए अभी तक, ठीक है। उतनी डिटेल में इन्होंने नहीं बता पाया कि कितनी प्लेटें हैं, कैसे संचलन हो रहा है, लेकिन ये बोला कि ये सारी चीजें जो घटनाएं हैं उनका रिलेशन किससे, संवहनीय धारा से। तो बस इनका पूछा क्या जाता है कि संवहनीय धारा सिद्धांत किसका है, कब किया गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं कि 1920 में क्या हुआ कि जो महासागर का तल था, महासागर तल, उसका मानचित्रण हुआ। अभी यहां तक पहुंचे नहीं लोग, अभी पनडुब्बियां नहीं बनी, लेकिन एक मानचित्रण किया गया। कुछ लोग जितना भी गहराई तक गए उस आधार पर, उनके अनुभवों के आधार पर, तो ये देखा गया यहाँ पे कटक है। कटक मतलब क्या होता है, जहां से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, मध्य महासागर तो बराबर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, यहाँ पे नई नई चट्टानें बन रही, ये हो गया कटक। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे कटक है, गर्त है। गर्त वो चीज होती है, अब ये चट्टान नया लावा निकल रहा है तो यह जाएगा, लेकिन एक ट्रेंच खाई सी मिलेगी, वो गर्त होता है, उसमें जाके चट्टान नष्ट भी होती है। तो पुरानी चट्टानें नष्ट हो रही है, नई चट्टानें बनती जा रही। कटक के पास चट्टानों की आयु जो है 200 मिलियन वर्ष से अधिक नहीं है, दैट मीन्स। और जब आप महाद्वीपों की चट्टानों की आयु देखोगे वो 3200 मिलियन है, 3200 मिलियन वर्ष पुरानी, और कटक के पास चट्टानें सिर्फ 200 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो ये भी एक खोज हुई। यहाँ पे मैदान भी है, पहाड़ भी है, जो समुद्र का तल है उसमें। लोग सोच रहे थे ये सपाट होगा, समतल होगा, सिर्फ पानी भरा होगा, बट ऐसा नहीं था। जो कटक है इसके दोनों तरफ जो चट्टान है, इस तरफ भी इस तरफ, दोनों की संरचनाएं या जो बोलो कि विशेषताएं सेम है। यहाँ की जो चुंबकीय गुण है वो इसके समान है, दैट मीन दोनों चट्टानों का चुंबकत्व भी समान है। तो इससे और अनुमान लगाया कि सेम प्रकार का लावा या जिसको मैग्मा बोलते हैं, उससे ये चट्टानें बन रही हो, कहीं ना कहीं से मैग्मा लगातार आ रहा है। तो एक ये सिद्धांत आ गया कि मध्य महासागरीय एक कटक होता है जहां बराबर लावा का प्रवाह हो रहा है और पुरानी चट्टानें नष्ट हो रही, नहीं बन रही हैं, ठीक है। ये चीज आ गई। फिर अगला एक जो सिद्धांत आया, अब ये सारे सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत आपको किस ओर ले जा रहे हैं कि जो आधुनिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे रीजन क्या है, पहाड़ बन रहे हैं तो क्या है, ज्वालामुखी बन रही तो क्या है, भूकंप आ रहा है तो क्या है, सुनामी आ रही तो क्या है। तो ये सब के पीछे यही सारी चीजें जब धीमे धीमे आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। फिर क्या हुआ, हैरी हैस नामक एक वैज्ञानिक आए, ठीक है। इस टाइम तक क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, ये खत्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। इस और इस युद्ध के कारण पनडुब्बियां बन चुकी थी।
पनडुब्बियां बनी तो क्या हुआ, लोग बाग समुद्र के अंदर तक जाने में सक्षम हो गए, तो समुद्र की गहराई तली तक भी पहुंचने लगी। जब वो तली तक पहुंचने लगे तो फिर समुद्र में उनको हर एक चीज की जानकारी मिल गई कि क्या कटक है, कहाँ गर्त है, कैसा क्या है। तो हैरी और हैश ने बोला कि सागर का जो तल है उसका लगातार प्रसारण होता जा रहा है, क्योंकि कटक से हमेशा नया मटेरियल आ रहा है और नई चीजें बनती जा रही, कहीं पे पहाड़ बन रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार से, कहीं पे मैदान बन रहे हैं, कहीं पे ये चीजें वो चीज। तो एक ये थ्योरी आई सागर नितल प्रसारण की, हैरी और हैश ने दी थी 1961 में। एक क्वेश्चन भी आता है किसने दी थी, क्या है, मैंने बता दिया। अब आते हैं हम अपनी मैन थ्योरी पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, प्लेट विवर्तनिकी। कब दी गई थी, 1967 में। किसने दी, W.J. मॉर्गन। इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। तो जो मैंने बताया कि प्लेट विवर्तनिकी सिंपल है कि स्थल मंडल जो है आपका, स्थल मंडल में क्या आता है, दोनों क्रस्ट, अपर और लोअर क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ये सब मिलके किसके ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर बह रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलके क्या है, स्थल मंडल बनाती हैं। स्थल मंडल टोटल 7 बड़ी प्लेट्स में है। ये किसके ऊपर बह रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्लेटें बह रही हैं, और किसके, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल के ऊपर ये बह रही हैं। यही इन्होंने बोला है कि क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ये दोनों मिला के 200 किलोमीटर तक हो जाता है गहराई तक। सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से दुर्बलता मंडल के ऊपर अलग अलग दिशाओं में गति कर रही हैं। मुख्य प्लेटें कौन कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से पढ़ लो। पहली प्लेट है आपकी अंटार्कटिका प्लेट, दूसरी है उत्तरी अमेरिका, तीसरी है दक्षिणी अमेरिका, चौथी है प्रशांत प्लेट, जो प्रशांत महासागर महासागरीय प्लेट है, ठीक है, तो चौथी आपकी प्रशांत प्लेट है। पांचवी है इंडो और ऑस्ट्रेलियन, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की मिला के एक सिंगल प्लेट है। छठवीं अफ्रीकी प्लेट है और सातवीं यूरेशियन प्लेट। ये 7 बड़ी बड़ी प्लेट हैं। कुछ छोटी प्लेट्स भी हैं, उनके नाम भी देख लो, जैसे कोकोस, कहाँ है, मध्य अमेरिका में। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तो आपने पढ़ा होगा, बीच में मध्य अमेरिका है। हॉन्डुरस पढ़ते हैं यहाँ पे, कैरेबियन द्वीप वगैरह पढ़ते हैं आपके, ठीक है, तो ये आपके मध्य अमेरिका में आते हैं। तो कोकोस मध्य अमेरिका में, नजका आपकी छोटी प्लेट है दक्षिणी अमेरिका में, एक अरेबियन प्लेट है, पूरा अरब पेनिनजुएला जो है, अरब प्रायद्वीप है, उस पे आता है ये। फिलीपींस प्लेट है, ठीक है, फिलीपीन प्लेट इसको नाम दिया गया। कैरोलिन प्लेट है, न्यू गिनी में है, पपुआ न्यू गिनी का नाम सुना होगा वहाँ। तो इस प्रकार से कुछ छोटी प्लेट्स भी हैं, छोटी प्लेट्स ज़्यादा हैं, जो मुख्य मुख्य थी उनके नाम मैंने लिख दिए, ठीक है। अब आते हैं इनका संचलन क्या होता है। तो संचलन में जो क्वेश्चन बनते हैं, हमने केवल वहाँ कॉन्सेंट्रेट किया कि जो सबसे तीव्र गति से जो प्लेट चल रही है वो जो सबसे कम गति से। तो जो आर्कटिक प्लेट है इसकी गति सबसे कम है, कितनी, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। जो पूर्वी प्रशांत प्लेट है ये क्या है, सर्वाधिक तीव्र गति से बह रही है, इसका क्या है, 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। इसीलिए और सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेट भी यही है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसका नाम सुना होगा। परिप्रशांत मेखला, यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी क्रिया इतनी ज्यादा हो रही है, प्लेट इतनी तीव्र गति से जा रही, तो प्रशांत की महासागरीय प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट जो आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, इससे इसकी क्या हो रही है, टकराव हो रहा है, खासतौर से दक्षिण अमेरिकी प्लेट उससे। अब जब इसका टकराव हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, लगातार ज्वालामुखी पर्वत बनते जा रहे हैं, पूरी मेखला है, सबसे ज्यादा भूकंप भी इसी जोन में आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेट है। अब आते हैं प्लेट के किनारे या सीमाएं। अब जब प्लेटें हैं, जैसे सपोज को 2 प्लेट हैं, तो ये कैसे कैसे मूव कर सकती हैं, 3 प्रकार से मूव कर सकती हैं, और यही है यहाँ पे समझ लेना, इन तीनों का सार समझ जाओगे कि प्लेट के किनारे या सीमाएं। एक तो ये प्लेट इस तरफ, ये प्लेट इस तरफ, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा, एक प्लेट दोनों एक तो टकराएंगी, तो टकराने से क्या होगा, टकराने से ध्वस्त हो गई, ये वाला पोर्शन इनका ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त होके ये जो प्लेट आपकी क्या होगी, ज्यादा घनत्व वाली होगी, वो नीचे क्षेपित हो जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी। तो जब ये नीचे चली जाएगी तो ये प्लेट नष्ट हो गई, ये मेंटल में चली गई, मेंटल में जाके फिर से क्या होगा, पिघल के वापस आएगी। जिस जोन में ये पिघल जाती प्लेट उसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन। यहाँ जाके पिघल के फिर ये ज्वालामुखी की तरह उद्गार होगा, पहाड़ वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है इस प्लेट में, एक तो ये किनारे नष्ट हो रहे हैं,
ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रही है, भूकंप और ज्वालामुखी ये सब तो आ ही रहे हैं। एक ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा प्लेटों का, कि ये प्लेट आपकी इधर इस तरफ उल्टी तरफ, तो दूसरी प्लेट भी उल्टी तरफ, एक दूसरे से अपोजिट जा रही है। जब एक दूसरे से अपोजिट कब जाती हैं, जब दो प्लेटें पहले तो सटी हुई हैं, इनके बीच में से कोई चीज निकलेगी, लावा मैग्मा, तो इनको धक्का कर देगी, इसको इधर धकेल देगी, इसको इधर, तो कोई बड़ी मात्रा में लावा या मैग्मा जा रहा है। ठीक, और इन दोनों को इधर उधर धकेल दिया उसने, बाहर निकल के नई चीज बना दी, एक नई प्लेट बन जाएगी इससे। तो इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक किनारा। इसको क्या बोलते हैं, विध्वंसक किनारा, विनाशक किनारा। ठीक, भूकंप इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। तीसरा इनकी स्थिति क्या बन सकती है, कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ ना जाके एकदम सटी हुई हैं और इस तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हल्के से भूकंप तो आएंगे लेकिन इससे ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। ठीक है, ये तीन प्रकार के संचलन है, फिर से पढ़ लो क्या है। अब सारी सीमा किसे बोलते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं, ये वाली सीमा है क्या, अपसारी, नाम याद रखना। रचनात्मक सीमा भी कहते हैं क्योंकि नई प्लेट की या नई चट्टानों की यहाँ पे रचना होती है। एग्जाम्पल क्या है, मध्य अटलांटिक कटक। दूसरा क्या है, नवीन क्रस्ट का यहाँ पे निर्माण होता है। गैर विनाशकारी भूकंप आते हैं और मंद ज्वालामुखी उद्गार होता है। अगला चलते हैं, अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसमें क्या होगा, जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती हैं, जिसमें एक प्लेट जो अधिक घनत्व वाली होती है, कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या है, क्षेपित, इसके नीचे चली जाती है। अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी। इससे क्या होगा, उस क्रस्ट का विनाश हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विनाशकारी सीमा। इसके उदाहरण देख लो, महासागरीय महाद्वीपीय। अब इसमें भी देखो, जब दो प्लेटें होती हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये प्लेट क्या हो सकती है, एक प्लेट हो सकती है महाद्वीपीय हो ये वाली, और दूसरी महासागरीय हो। तो अगर महाद्वीपीय को हम क्या बोले, कॉन्टिनेंटल, इसको बोले ओशिनिक। तो एक तो हो सकता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, दूसरा ओशिनिक ओशिनिक, और तीसरा हो सकता है ओशिनिक कॉन्टिनेंटल। तीन प्रकार के कोलिजन हो सकते हैं। जब आपके ओशिनिक ओशिनिक होंगे तो इन दोनों प्लेटों में क्या है, ओशिनिक और कॉन्टिनेंटल में अगर आप करो तो कॉन्टिनेंट वाली कम घनत्व की होती है, ओशियन वाली ज्यादा। लेकिन दोनों ओशिनिक हो तो इनका घनत्व फिर डिफरेंट हो सकता है, एक का कम हो सकता है, दो का ज्यादा, क्योंकि दो पत्थर भी तो सेम वजन के नहीं होते हैं, है ना। तो सेम इसकी बात है। तो अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का हो, दोनों कॉन्टिनेंट हो, तो इससे क्या फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। एक ओशियन और कॉन्टिनेंट का हो तो इससे भी फोल्ड माउंटेन्स भी बन सकते हैं, ज्वालामुखी माउंटेन भी बन सकते हैं। लेकिन ओशियन और ओशियन का हो तो यहाँ पे क्या बनेंगे, आपके ज्वालामुखी पर्वत ही बनते हैं। ये तीनों का वो है। आगे आ जाते हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय जब टक्कर होती है तो इससे प्रशांत, इसके उदाहरण देख लो, प्रशांत तथा अमेरिकी प्लेट के बीच होती है। प्रशांत महासागर की जो प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, इसके बीच में क्या हो रहा है, या उत्तरी अमेरिकी भी देख लो, तो इन दोनों की टक्कर हो रही, और इनसे क्या बना है, रॉकीज पर्वत जो आपके एंडीज, इनका निर्माण हुआ है। दूसरा प्लेट देख लेते हैं, महासागरीय और महासागरीय प्लेट, दोनों कौन से हैं आपकी, एबी ओशियन है, एबी ओशियन। तो प्रशांत और यूरेशियाई प्लेट, इसका उदाहरण क्या है, प्रशांत की जो महासागर की प्लेट है और यूरेशियाई, यूरेशिया किसे बोलते हैं, यूरोप प्लस एशिया, इसको बोला जाता है यूरेशिया। इन दोनों की जब टक्कर होती है तो उससे क्या बना, जापान का, जापान एक द्वीप समूह है, ठीक है, फिलीपींस, इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये बने इसके उदाहरण। तीसरी टक्कर होती है महाद्वीपी महाद्वीपी प्लेटों के मध्य, जैसे गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया प्लेट थी। हिमालय की उत्पत्ति भी इसी टक्कर के परिणाम स्वरूप हुई है। इससे क्या होता है, विनाशकारी भूकंप आते हैं और विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, देखो फिर बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जब आप आर और यूपीपीसीएस, आर ओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दोनों सेम लेवल है, कोई भी लेवल जीएस में डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जब इस लेवल की तैयारी करते हो तो कॉन्सेप्ट भी आपके होने चाहिए और फैक्ट्स भी, इसलिए ये एग्जाम थोड़े ज़्यादा भी टफ हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अगला आ जाता है संरक्षित या संरक्षी या रूपांतरित सीमा।
रूपांतर सीमा मैं बता चुका हूँ, जब दोनों प्लेट ना एक दूसरे के उसमें आती है ना एक दूसरे से दूर जाती है, बस बगल में एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं और गति करती हैं, ठीक है। प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में क्या है, गति करती हैं। एग्जाम्पल क्या है, सैन एंड्रियाज भ्रंश इसका एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है, विनाशकारी भूकंप इसमें भी आते हैं लेकिन ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। क्रस्ट अप्रभावित रहता है, ना तो रचनात्मक किनारा बनता है और ना ही आपका क्या बनता है, विनाशक किनारा। तो ये तीन आपके क्या हो गए, प्लेट विवर्तनिकी आपको समझ में आ गया। प्लेट विवर्तनिकी में क्या है कि टोटल 7 प्लेट हैं। स्थल मंडल आपका स्टेनोस्फीयर के ऊपर अलग अलग उसमें संचलन हो रहा है, तो सारी प्लेटें अलग अलग दिशा में जा रही, कोई प्लेट इधर जा रही, कोई उधर जा रही, कोई ऐसे वैसे। इसी से ही क्या है, अलग अलग प्रकार के किनारे बन रहे हैं, पहाड़ों का निर्माण हो रहा है और ज्वालामुखी का। अब आते हैं प्लेट विवर्तनिकी तथा ज्वालामुखी, इनका क्या संबंध है। तो जैसे मैंने बताया कि 2 प्लेट हैं, आप ध्यान रखना, एक ही प्लेट है आपकी, एक ही प्लेट। अब एक प्लेट 2 प्लेट एक दूसरे की ओर जा रही है, ये था। तो क्या होगा कि जब ये टकराएंगी तो जिसका घनत्व ज्यादा वो प्लेट इसके नीचे क्या हो जाएगी, छेपित हो जाएगी। तो इसके नीचे आ जाएगी ये प्लेट, तो इसका कुछ किनारा क्या है, इसके नीचे चला, नीचे जाएगा तो यहाँ पे मेंटल है, मेंटल में तापमान बहुत ज़्यादा है, पिघल जाएगी, फिर से प्लेट पिघल जाएगी तो गैस वगैरह होंगी और फिर से इसको ऊपर जाने का रास्ता खोजेंगे। जैसे ही रास्ता इसको मिल गया या यहीं पे ही मिल गया तो ये क्या होगा, ऊपर आके ज्वालामुखी की तरह एक पहाड़ उद्गार होने लगे और पहाड़ बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो जितने भी विनाशक ज्वालामुखी हैं या जितने भी ज्वालामुखी हैं सब कहाँ पे हैं, विनाशात्मक सीमाओं पर। विनाशात्मक सीमाएं क्या होती हैं, जब एक दूसरे की ओर प्लेट संचलित होती है, ठीक है। जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, परिप्रशांत मेखला जो है वो भी कहाँ है, आपके विनाशात्मक किनारे पे है। एक टर्म आता है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी तथा हॉट स्पॉट, किसे बोलते हैं कि एक तो आपने देखा कि जहां 2 प्लेटों के किनारे हों, अधिकतर ज्वालामुखी वहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ज्वालामुखी प्लेटों के बीचों बीच छेद होते हैं ये प्लेटों में, और वहां से लगातार लावा और मैग्मा निकल रहा होता है। क्योंकि प्लेट तो मूव कर रही है तो यहाँ पे इसने मैग्मा निकाल दिया, अब प्लेट अपनी संचलित हो रही तो आगे चल के प्लेट का ये आ गया तो मैग्मा यहाँ पे निकल जाएगा। तो एक लाइन सी बनाते जाते हैं मैग्मा की या लावा की, ऐसे करके बनती रहती है। तो एक ये भी होता है, यह प्लेटों के किनारों पर ना होकर आंतरिक भागों में ऐसे छिद्र होते हैं जिससे गर्म हुआ तप्त मैग्मा गैसें धूलकण बाहर आते हैं। ये मैंने बताया है कि जहाँ पे भी ज्वालामुखी होता है तो उससे क्या होता है, गर्म मैग्मा, गैसें, धूलकण, यही सब बाहर आते हैं, है ना। बाकी धातुएं तो आती हैं जो अंदर से हैं। तो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी होते हैं, प्लेटों के किनारे ना होके अंदर होते हैं। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका हवाई द्वीप है जो यूएसए के उसमें है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी तथा भूकंप। भूकंप का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से क्या है, 2 प्लेटें मूव कर रही, हल्की सी भी प्लेट हिलेगी तो भूकंप तो आना है। तो सिंपल सी बात है, प्लेट मूव कर रही, हल्की सी हिलेगी तो भूकंप आएगा, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगी और टकराएंगी तो फिर बड़ा भूकंप आएगा, है ना। या एक दूसरे से कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक दूसरे खिसकते हुए रगड़ते हुए भी चल रही तो भी बड़ा भूकंप आ जाएगा, विनाशात्मक। तो इनका तो सीधा संबंध है भूकंप से, प्लेट विवर्तनिकी का। अब तीसरा क्या है, प्लेट विवर्तनिकी तथा पर्वत निर्माण। इसका क्या संबंध है पर्वत निर्माण से। तो पर्वत निर्माण से मैंने बताया कि जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, छेपित हो जाएगी एक प्लेट और फिर वापस लावा और मैग्मा निकलेगा तो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। दूसरा क्या, एक दूसरे से टकरा रही तो केवल नीचे छेपित भी नहीं हो रही, इस प्लेट में क्या है, मोड़ पड़ जाएंगी, बलन पड़ जाएगा। तो महाद्वीपी महाद्वीपी हो तो क्या होगा, नीचे छेपित ना होगी, मोड़ पड़ जाएंगे, तो इससे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। 2 प्लेटें क्या है ऐसी हैं और आपस में, और इधर एक खिसक गई, इधर एक खिसक गई, बीच में भ्रंश घाटी बन गई। तो आगे चल के ये वाले आपके क्या ब्लॉक माउंटेन्स हो जाएंगे, क्योंकि बीच वाला स्थान नीचे है और ये पहाड़ जैसा दिखने लगेगा, तो ब्लॉक माउंटेन। तो हर प्रकार के माउंटेन्स भी आपके किससे बनते हैं, प्लेट विवर्तनिकी से। ज्वालामुखी क्रिया होती है उससे भी ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। संपीड़न बल जो होता है उससे क्या बनता है, आपके फोल्ड माउंटेन बनते हैं, और तनाव से आपके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। महाद्वीपी महाद्वीपी अभिसरण हो, एक दूसरे की तरफ दोनों महाद्वीपी महाद्वीपी प्लेट हो,
अभी मतलब एक दूसरे की तरफ, अब का मतलब है एक दूसरे से दूर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हिमालय। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट अगर करे तो इसके एग्जाम्पल क्या है, रॉकीज और एंडीज। क्षेपण क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे के तरफ आए तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आती है, जिसको बोलते हैं क्षेपण, ठीक है। तो ये क्षेपण होने के बाद कहाँ जाएगी, बेनी ऑफ जोन में जाकर पिघलती है और फिर पुनः उद्गार करती है। बेनी ऑफ जोन क्या होता है मैंने बता दिया, यहाँ पे तापमान हाई होता है, यहाँ पे जाके चट्टानें पिघल जाती हैं। जब महासागरीय महासागरीय ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट का एक दूसरे से टक्कर होती है तो इससे क्या बनेंगे, द्वीप बनेंगे, क्योंकि समुद्र में हो रही ना ये क्रियाएं। या तो द्वीप बनेंगे, और एक द्वीप बना फिर और द्वीप बना, ऐसे करके द्वीप बन जाएंगे, तो द्वीपीय चाप का निर्माण करते हैं, एक प्रकार की चाप बन जाएगी। जैसे जापान के द्वीप हैं, ये भी द्वीपीय चाप के उदाहरण हैं। इंडिया में अंडमान निकोबार है तो ऐसी चाप के फॉर्म में, ठीक। और द्वीपीय तोरण भी एक होते हैं, तोरण के फॉर्म में बन जाए तो द्वीपीय तोरण हो गए। विश्व का 8वां, एक करंट का चीज इसमें हमने डाल दी कि अभी 8वें महाद्वीप की खोज हुई थी, जिसको बोला गया है कि जीलैंडिया है। अभी क्या माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया आपका है और न्यूजीलैंड है, ये दोनों क्या है, एक ही महाद्वीप के पार्ट है, जिसको ऑस्ट्रेलिया माना। अब जो खोज हुई है उसमें क्या बोला, पहली बात तो किसमें, जो भी खोजें होती हैं, साइंटिफिक खोज होती है, उसको किसी न किसी जर्नल में प्रकाशित प्रकाशित कराना पड़ता है। जब ये प्रकाशित हो जाता है तब इसको माना जाता है कि हाँ ये नया रिसर्च है, ठीक है। तो अमेरिकी जर्नल है जियोलॉजिकल सोसाइटी, इसमें प्रकाशित हुआ है। इसमें बोला गया कि न्यूजीलैंड प्लस न्यू कैलेडोनिया, ये दोनों मिला के एक अलग महाद्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग है। इस महाद्वीप का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, समुद्र में डूबा हुआ है, केवल 7% पोर्शन है जो समुद्र से ऊपर है। और इस महाद्वीप का टोटल क्षेत्रफल देखो अगर, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आधा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे करके एक खोज हुई, बहुत ज़्यादा अब लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको सही कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूजीलैंड प्लस न्यू कैलेडोनिया करके दोनों का मिला के एक नए महाद्वीप की खोज हुई, जिसको बोला गया कि दुनिया का 8वां महाद्वीप। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ ज्वालामुखी, दूसरी भूकंप और तीसरी सुनामी। अब तक ये तो पता चल गया होगा कि तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ज्वालामुखी का भी एक ठीक ठाक आइडिया आपको लग गया है, भूकंप का भी लग गया और सुनामी का। आज हम 1 बाई 1 करके स्पेसिफिक देखेंगे, तो ये थोड़ा और डिटेल में देखेंगे क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी। अब चूंकि जो आइडिया लगना था आपको, अगर आपने पिछली क्लासेज की हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, हल्का सा आइडिया दे दे रहा हूँ। होता क्या है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, मेंटल, यहाँ पे क्या है, गर्म और तप्त चट्टानें आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में, गैसें हैं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं हो रही हैं। जैसे ही इस जो पार्ट है यहाँ पे, इसको कोई जगह मिलती है निकलने की, ये निकलता है पृथ्वी के धरातल के बाहर। धरातल से जब इसको बाहर निकलना होता है तो ये क्या करता है, कहीं से जगह चाहिए, और जगह जैसी ही मिलेगी ये निकलेगा। ये निकलेगा तो उद्गार होंगे, अलग अलग टाइप के उद्गार होते हैं। और जब ये निकलेगा तो इसमें क्या क्या है, आपका धातुएं हैं, इसका धूलकण है, गैसें हैं, जलवाष्प है, ये सारी चीजें इसमें से सब निकलेंगी। अब उसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर भी कुछ चीजें डिफाइन होती हैं कि चिपचिपा होगा कि पिघला हुआ होगा, कैसा शंकु बनेगा, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो जब ये ऊपर आता है तो ये होता है ज्वालामुखी। बस इतना आपको जानना। अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है तो वो हम बताएंगे आपको, बनवाई की क्या होती है क्या नहीं होती है। तो सबसे पहले ज्वालामुखी, भूपटल पर वे छिद्र होते हैं जिनसे गर्म लावा, गैस, चट्टानों के टुकड़े इत्यादि धरातल पर प्रकट होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। दुर्बलता मंडल जो होता है, दुर्बलता मंडल मैंने बताया एस्थेनोस्फीयर, जिसपे क्या हो रहा है आपका, ये स्थल मंडल क्या है, तैर रहा है, ठीक है। तो दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर आकर, जब मैग्मा अंदर रहता है तो मैग्मा कहलाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। इसका कारण क्या है, क्यों बाहर आता है, तो सबसे पहले तो जो चट्टानें गति करती हैं उस वजह से आता है, इनको जगह मिल जाती है ना। दूसरा क्षेपण, इनका एक चट्टान दूसरे के नीचे चली जाती है, उस वजह से भी बाहर आता है। भूकंप आते हैं उसकी वजह से भी आता है। और गैसों की उत्पत्ति, जब गैस होती है तो गैस हमेशा क्या, बाहर निकलने का प्रयास करती है। भूगर्भ में ताप वृद्धि होती है,
और ताप वृद्धि होने से कहीं का तापमान बहुत ज्यादा, कहीं का कम, और जैसे ही तापांतर हो तो संवहनी धारा बहती है। ये संवहनी धाराएं बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं। आप देखते हो ना, इन्हीं से ही तो चीजें चल रही हैं। जितना भी इंजन है, भाप का इंजन या जो डीजल पेट्रोल इंजन, क्या ये तापांतर पे ही कार्य करता है, यही चीजों को चलाता है। तो ये तापांतर, दाब में कमी, दाब में कमी आ जाती है। नीचे जब आप जाते हो तो वैसे तो दाब अधिक है, लेकिन गैस वगैरह जलवाष्प जब पहुंचती है तो दाब में हल्की सी कमी आती है। और जैसे ही दाब में कमी आएगी चीजें बाहर की ओर निकलने लगे। ठीक है, दबाव कम हुआ, बोलते हैं ना, दबाव बना रहना चाहिए, दबाव कम हुआ तो चीजें बाहर चली जाएंगी हाथ से। अब आते हैं, ज्वालामुखी के विभिन्न अंग होते हैं, जहां से भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो विभिन्न अंग होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से, जैसे ये है आपका पोर्शन, ऐसे करके यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर का भाग। तो जब यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा तो इसको जो जहां से निकलता है उद्गार होता है, वो हो गया क्या, छिद्र बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी छिद्र। जब ये यहाँ से पदार्थ निकलेगा तो एक शंकु के आकार में निकलेगा, यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, तो इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। इसके बाद आगे चल के ये जो छिद्र होता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर। और जब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसे बोलते हैं कालडेरा। कालडेरा एक प्रकार की झील बन जाती है, इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो छिद्र क्या होता है, जिससे लावा बाहर आता है। दूसरा क्या है, ज्वालामुखी शंकु। छिद्र के चारों तरफ विखंडित पदार्थों के शंकु आकार में क्रमिक जमाव से इसका निर्माण होता है। किसका, ज्वालामुखी शंकु का। एक शंकु के आकार में क्या हो जाता है, इसका निर्माण हो जाता है, ऐसे करके ऐसे होता है, पदार्थ क्रमिक रूप से निकलता रहता है, ऐसे ये इकट्ठा होता है। तीसरा क्या है, क्रेटर। शंकु के शीर्ष पर कीप के आकार का गड्ढा होता है, जो शीर्ष होता है, जो मुंह होता है वही कीप के आकार का गड्ढा बन जाता है, इसे क्रेटर बोलते हैं। काल्डेरा किसे बोलते हैं, क्रेटर जब आकार में बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। ये सारी चीजें, ठीक। काल्डेरा झीलें, बहुत सारी झीलें मिलेंगी ज्वालामुखी, जहां भी ज्वालामुखी रहते हैं, खासतौर से जो सुषुप्त हो जाते हैं ज्वालामुखी, तो ये इसमें अब क्या है, बार बार मैग्मा और लावा तो निकल नहीं रहा है, तो उद्गार जब हो नहीं रहा है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, विस्तृत रूप हो, यहाँ पे पानी भर जाता है, तो एक प्रकार की झील बन जाती है, उसे ही बोलते हैं क्या, काल्डेरा। अब ये अलग अलग आकृति का नाम देख लो, ये हो गया क्रेटर। ये बेंट हो गया जब इस तरीके से आकृति बनाए, नीचे से ऊपर तक जाए। डोम हो गया जब ऐसी आकृति बनाए ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं डोम, ठीक है। लावा भी आता है, एस भी आती है, धूल और रेत वगैरह है, तो एस हो गया। बेंट मैंने बता ही दिया क्या है, मैग्मा तो आती है नीचे से। ये सारी आपकी क्रियाएं आगे चल के बताएंगे कि सिल किसे बोलते हैं, डाइक किसे बोलते हैं ना। ऐसी जब आकृति बनाए ज्वालामुखी, इस क्या है, अंदर सांसें, दरार है, दरारों में ये मैग्मा ऐसे भरा है, तो जब ऐसे भरा हुआ हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिल। और जब ऐसे भरा हो तो उसको क्या बोलते हैं, डाइक। तो लावा के प्रकार देख लेते हैं, लावा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो लावा में जो विभिन्न प्रकार के तत्वों की मात्रा होती है, उसी आधार से लावा का प्रकार भी डिसाइड होता है। तो सबसे पहले आपका कौन सा है, पैठिक या बेसिक लावा, और दूसरा एसिडिक या एसिडिक लावा, ठीक है। बेसिक में क्षारीय होता है और ये एसिडिक है। अब मैं बताता हूँ, हल्का सा ध्यान रखना, सिलिका की जो मात्रा होती है ना, वही सब कुछ डिफाइन कर देती है। जैसे सिलिका की मात्रा होगी, सिलिका क्या होता है, गाढ़ा बना देता है, चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा बनाएगा तो ये अपने आप जल्दी से फैलेगा नहीं, एक परत दूसरे परत पे चिपक जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ऊंचाई इसकी हाइट बढ़ जाएगी एक तो। दूसरी चीज, इस बहुत बड़े शंकु का निर्माण होगा। तीसरी चीज क्या होगी कि आगे चल के क्या होता है कि यहाँ पे चिपचिपा है, जमने वाला है, तो यहाँ जम जाता है, और नीचे से उद्गार हो रहा है, तो काफी टाइम से क्या होता है, उद्गार ऐसे नहीं होता है कि लगातार हो रहा है, हुआ 2-3 महीने के लिए रुक गया, तो यहाँ पे जम गया ये। अब ये ब्लॉक कर दिया, नीचे से आ रहा है, नीचे से आएगा लेकिन यहाँ पे ब्लॉक है, तो ये बहुत ज्यादा दबाव बनेगा, एकदम से दबाव बनेगा, बहुत खतरनाक विस्फोट होगा, तो ये विस्फोटक भी होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है, विनाशकारी भी होता है। ये सारी चीजें आपकी किसकी हैं, सिलिका की। और जैसे सिलिका अधिक होगा तो आयरन और मैग्नीशियम, ये दोनों अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि मेन 3 ही तत्व हैं, सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम। तो जो आपका पैठिक या बेसिक लावा होता है, इसमें सिलिका कम होता है, और एसिडिक होता है, उसमें सिलिका ज्यादा होता है, बस इतना ध्यान रखो। अब इसमें क्या है, सिलिका की मात्रा कम, और सिलिका कम हो गया तो आयरन और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
जब सिलिका कम है तो कम चिपचिपा होगा, तो क्या होगा, शीघ्रता से प्रवाहित होगा, कम विस्फोटक होगा और अधिक क्षेत्र में विस्तृत होगा। अधिक क्षेत्र में कैसे होगा कि यहां से गए और जब ये चिपचिपा है तो पानी देखते हो काफी दूर तक फैल जाता है, और जब चिपचिपा ना हो तो ऊंचाई तो बढ़ेगी लेकिन दूरी कम हो जाएगी। मंद ढाल होगी इसकी क्योंकि अधिक क्षेत्र में विस्तृत हो गया, आकार इसका बहुत विस्तृत हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, शंकु आकार के गुंबद बनते हैं तो यहाँ शील्ड आकार के गुंबद बनेंगे। भार तथा घनत्व इसका क्या होता है, अधिक होता है। भार और घनत्व अधिक होगा, ये ध्यान रखना। भार घनत्व अधिक होगा, बाकी चीजें सब कम है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सिलिका अधिक है, फेरो और मैग्नीशिया मतलब आयरन और मैग्नीशियम कम है। प्रवाह इसका मंद होगा क्योंकि चिपचिपाया चिपकता है, ठीक है। कम दूरी तक ही रहेगा लेकिन ऊंचाई बहुत अधिक रहेगी। भीषण विस्फोट होगा, विस्फोट की वजह मैंने बता दी। अधिक तीव्र ढाल होगी, ढाल क्योंकि ऊंचाई बढ़ेगी तो ढाल भी तीव्र हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। भार और घनत्व इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है, और शंकु रूपी ये गुंबद बनाता है। तो दोनों में अगर अंतर पूछ ले तो अंतर होना चाहिए आपको पता। दूसरी चीज मेंस के लिए भी ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। फिर एक आ जाता है कि फेल्सिक लावा किसे बोलते हैं, मैफिक लावा किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी यूपीपीसीएस बहुत बार पूछा है, ठीक है, फेल्सिक या मैफिक लावा। तो इसको ध्यान रखना कि जब लावा में सिलिका की मात्रा 63% से अधिक हो तब यह बहुत चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा होना इसकी कोई वो नहीं है, बस सिलिका की मात्रा 63% से अधिक हो तो ये फेल्सिक लावा कहलाएगा। और जब इससे अधिक होती है तो ये बहुत चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है तो क्या होगा कि एक दूसरे की परतें क्या है, एक दूसरे से चिपक जाती हैं। दूसरा होता है मैफिक लावा। मैफिक में क्या होता है, सिलिका की मात्रा आपकी 45% से तो अधिक होती है लेकिन 52% से कम होती है, तो ये मैफिक हो गया। इसमें क्या होगा, जब सिलिका की मात्रा कम है तो आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा अपने आप अधिक हो जाएगी। अब आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार में क्या होता है कि ज्वालामुखी ये है आपका, तो एक केंद्रीय दरार से उद्गार हो रहा है, एक ही दरार है। दूसरा होता है दरारी उद्गार, कई सारी दरारें हैं वहां से ज्वालामुखी का उद्गार हो। तो यहाँ पे जब कई सारी चीजें हो जाएंगी मिलने को बहने को तो इसकी तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। जब दरारी उद्गार होगा तीव्रता कम होगी, कम विस्फोटक होगा, कम विनाशकारी होगा, वो सारी चीजें। लेकिन केंद्रीय उद्गार में एक ही उद्गार वाली चीजें हैं तो क्या हो जाएगा, अपने आप विस्फोटक ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यही है कि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में क्या होता है, यह उद्गार एक सक्रिय नाली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। तीव्रता इसकी अत्यधिक होगी, आकाश में हजारों मीटर तक ये पदार्थ चला जाता है। जो ज्वालामुखी पदार्थ होते हैं एरोसोल्स बोलते हैं इसको। एरोसोल्स क्या होते हैं आपके ना, बारिश कराने में बहुत योगदान देते हैं, क्योंकि जल की जो बूंदें होती हैं इसी की जल बाष्प जो होती है एरोसोल्स के आसपास ही संघनित होकर बूंद बन जाती है, फिर बारिश हो जाती है। तो कहीं कहीं जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में ये रोक देते हैं एरोसोल्स। तो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है बादल में देखते हो ना, धुआं छा जाता है और ये कई दिनों तक छाया रहता है और कई किलोमीटर तक छाया रहता है, 10-12 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, कि आकाश में हजारों मीटर तक पदार्थ जाता है। इसके कई प्रकार हैं, तो पहले प्रकार जान लो। पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो हवाई तुल्य में क्या होता है, लावा पतला होता है और कम विस्फोटक होता है। एग्जाम्पल क्या है, हवाई द्वीप का किलाबिया ज्वालामुखी। तो एक तो सबका बताएंगे कि कौन सा प्रकार है, दूसरा उसका एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है मैं बताता हूँ क्या है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आपका इटली में है। इस ज्वालामुखी में क्या एक गैसें निकलती हैं, बराबर जलती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। हमेशा इसकी वजह से प्रकाश बना रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें गैसें लगातार रुक रुक कर निकलती रहती हैं, ठीक है, कम विस्फोटक होता है। लिपारी द्वीप है इटली में, उस पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ये इसका उदाहरण है। अगला देख लीजिए बल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है, लावा गाढ़ा होता है, भयंकर विस्फोट होता है और सर्वाधिक विनाशकारी, ठीक है, में से एक है ये, सर्वाधिक विनाशकारी में से एक है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बल्केनो ज्वालामुखी कहाँ पे है, लिपारी द्वीप, ठीक है। फिर अगला क्या है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, सबसे अधिक विस्फोटक है, गैसें अत्यधिक मात्रा में है इसमें। और इसका उदाहरण क्या है आपका, सुमात्रा द्वीप स्थित क्राकाटोआ ज्वालामुखी। ये भी
वन ऑफ द सबसे ज़्यादा विनाशकारी है, क्योंकि जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा विनाशक ज्वालामुखी होते हैं। तो एक तो आपका क्या हो गया, बल्केनियन तुल्य, दूसरा पीलियन तुल्य, ये दोनों विनाशकारी हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है विषुबीयस तुल्य। इसमें विस्फोट तो भयंकर होगा, लेकिन एक जो क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसके उद्गार के समय आकाश में फूलगोभी के आकार के बादल छा जाते हैं, तो वो है आपका विषुबीयस तुल्य, ठीक है। तो आकाश में फूलगोभी की तरह बादल छा जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इटली का माउंट विसुवियस। अगला बस ये केंद्रीय उद्गार वाले सारे हो गए पांचों, ठीक है। फिर है एक दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, ये दूसरा टाइप है। दरारी उद्गार में मैंने बोला कि कई सारी दरारें होती हैं जहां से उद्गार होता रहता है, तो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सक्रिय रहते हैं, शांत भी हो सकते हैं, सुषुप्त भी हो सकते हैं ये, और बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं होते। आगे चलते हैं। सिल आकृति किसे बोलते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल हो तो सिल हो गई और वर्टिकल हो तो डाइक हो गई। यहाँ पे आपके ज्वालामुखी एक लोपोलिथ, कुछ जो होती हैं आपकी ज्वालामुखी आकृतियां होती हैं, ठीक है। एक लोपोलिथ होती है, ऐसे करके बनती है। एक बैथोलिथ होती है, वो ऐसे होता है गुंबद नीचे की तरफ। लोकोलिथ भी होता है, ये उतना जरूरी नहीं, यूपीएससी वालों के लिए कभी कभार आता है, वैसे उनका भी नहीं आता है, तो फिर मैंने इसको ऐड नहीं किया, बट एक बता दिया। तो अगर जिसको भी इंटरेस्ट है वो इस चीज़ को देख ले कि एक चीज़ ये भी है। फिर आते हैं भूकंप किसे बोलते हैं। भूकंप मैंने बता दिया कि पृथ्वी के धरातल पे कंपन, इससे ही भूकंप होते हैं। जब पृथ्वी के धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है, वो किसी भी वजह से हो, या तो दो प्लेटों की टकराहट से हो, या दो प्लेटें एक दूसरे के बराबर चल रही हो, उससे भी हो सकता है भूकंप। या तीसरा काम क्या हो सकता है आपका, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, इससे भी आ जाता है भूकंप। चौथा एक नया चीज है कि अगर पृथ्वी पे आप वजन का असंतुलन कर दोगे ना, जो महाराष्ट्र में है, कोयना डैम बना था, इस वजह से पानी क्या है इधर आ गया, वेट असंतुलित हो गया था, तो फिर महाराष्ट्र में भूकंप आया था। जबकि जो महाराष्ट्र आपका का है दक्कन प्लेटू पे है, सबसे ज्यादा स्थिर भाग माना जाता है इंडिया का दक्कन प्लेटू, और यहाँ पे क्या आ गया आपका भूकंप, क्योंकि क्या हुआ कि आपने वेट को एक जगह से दूसरी जगह ऐसे शिफ्ट किया जिसने असंतुलन किया। और पृथ्वी की एक प्रकृति है कि वो अपनी चीजों को संतुलित करती है, तो इस वजह से भूकंप आता है। तो क्रस्ट में उत्पन्न कंपन या दोलन को क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। उद्गम केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जहां से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मतलब क्या है, ये वाला पृथ्वी के नीचे प्लेट है, ये पृथ्वी है, ये ऊपरी भाग है, तो जहां पे ऊर्जा क्या है आपकी उत्सर्जित हो रही, पृथ्वी के नीचे का भाग है, ये हो गए उद्गम केंद्र। जब ये इसके सेम जस्ट ऊपर के, इसके समानांतर जो ऊपर का भाग पृथ्वी के धरातल पे हो गए, उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र, एपिसेंटर। तो ये ध्यान रखना, ये दो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। धरातल के नीचे अवस्थित होता है क्या, उद्गम केंद्र, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र क्या होता है, फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी तल पर स्थित वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया गया, ये वाला। उत्पत्ति के कारक जान लो, किस किस वजह से इसकी उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया, बलन या भ्रंशन, है ना, बलन मतलब फोल्ड माउंटेज। जब दो आमने सामने आ रही हैं तो क्या है, इसमें भी बलन पड़ जाते हैं, इसमें भी बलन पड़ जाते हैं, ठीक। भ्रंशन में क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड में खिसक जाती हैं, तो यहाँ बीच में भ्रंश घाटी बन जाती है, ये गहराई आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से सबके भूकंप आते हैं। और भू संतुलन में अव्यवस्था, जो मैंने कोयना डैम वाली बताई आपको, ये सारे इसके उत्पत्ति के कारक हैं। मानवीय क्रियाएं भी आजकल इतनी पावरफुल हो गई कि भूकंप ला सकती हैं। जैसे परमाणु बम का परीक्षण किया, उससे भी भूकंप आ जाता है। यहाँ पे आया था नॉर्थ कोरिया में अभी कुछ साल पहले, इन्होंने कुछ किया था ऐसा परीक्षण की, बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम का लोग बोल रहे थे कि इसका भी परीक्षण कर लिया उसने। प्लेट विवर्तनिकी, इसके कारण भी भूकंप आते हैं। जलीय भार, कोयना बांध जो है, कि जल का भार अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ऐसा कर दो कि जो असंतुलन पैदा करने लायक हो जाए, तो उससे भी भूकंप आ जाते हैं। अब आते हैं भूकंपों का वर्गीकरण, कि उथले भूकंप, मध्यवर्ती और गहरे, तीन टाइप के होते हैं। उथले भूकंप क्या होते हैं, जिसका उद्गम केंद्र एकदम उथला हो, कम गहराई में हो, तो 0 से 70 किलोमीटर, इनको साधारण भूकंप भी बोला जाता है। मध्यवर्ती भूकंप, जिनका उद्गम केंद्र कितना 70 से 300 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है, के बीच हो,
और गहरे भूकंप 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पे, ये सबसे गहरे होते हैं, इनको पाताली भूकंप भी बोला जाता है। भूकंपीय तरंगों को किसके द्वारा मापते हैं? सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, इसके द्वारा मापा जाता है। रिक्टर स्केल, इस पे इसकी तीव्रता मापी जाती है। ये स्केल है, ठीक है, ये यंत्र है, ये स्केल है, इस पे तीव्रता मापी जाती है। भूकंपीय परिमाण को रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। अगर जैसे रिक्टर स्केल पर किसी भूकंप का परिमाण 7 है और किसी का 8 है, तो समझो इससे 10 गुना प्रबल है। एक अंग बढ़ने पे प्रबलता कितनी? 10 गुनी बढ़ती है, ये ध्यान रखना। तो 7 तीव्रता का भूकंप आया है रिक्टर स्केल पे, और जब 8 का आया तो 7 वाले की जो तीव्रता थी इससे 10 गुनी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या की वृद्धि परिमाण में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करती है। 65%, अब इनका वितरण बता रहा हूं कहाँ कहाँ है। तो दुनिया भर के जो 65% भूकंप हैं वो कहाँ आते हैं? परिप्रशांत पेटी में आते हैं। कहाँ है परिप्रशांत पेटी? प्रशांत के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे पर। थोड़ा मैप देख लिया करो, आप लोग भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप हमेशा पास में रखा करो। जिसको नहीं पता मैं बोलता हूँ, ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड एटलस आप खरीद लो, 100-150 रुपये का आता है, ठीक है। उसमें हर एक चीज़ के मैप हैं। जब मैप आप सामने रखते हो ना तो आपको सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं। तो ये परिप्रशांत पेटी है, इसमें एक तो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये जापान वगैरह, फिलीपींस वगैरह, ये सारा आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी भूकंप आते हैं इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं। जो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला ये किनारे पे भी आते हैं। तो ये सारी पूरी परिप्रशांत पेटी में। प्रशांत के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे पर स्थित है। 21% जो भूकंप है वो कहाँ आते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी में, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में क्या क्या आ जाता है स्थान? हिमालय आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, सुलेमान किरथार श्रेणी है आपकी पाकिस्तान में, यूरोप आ जाता है, अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। तो ये महाद्वीपों में आते हैं, महासागर में नहीं आते। अब भारत के देख लेते हैं। ये तो आपने टोटल अगर 65 और 21 देखो तो 76% भूकंप का देख लिया, जो मुख्य मुख्य जोन है। नहीं, 86% आप देख चुके हो, ठीक है। बाकी छोटे मोटे भूकंप आते हैं। भारत के भूकंपी क्षेत्र जान लो कि भारत में भूकंपी जोन कौन कौन से हैं। तो याद रखो कि भारत को टोटल 5 जोन्स में, वैसे तो 4 जोन्स में बांटा गया है, 2 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5। तो टोटल 4 जोन में भारत को बांटा गया है। पांचवा बहुत फिर तीव्रता जैसे ही जोन होंगे वैसे कम होती जाती है। तो भारत का लगभग 59% क्षेत्र है जो अलग अलग प्रकार के भूकंपी तीव्रता हेतु सुभेद है। ये डेटा का आपको जरूरत मैथ्स में पड़ता है, जब मैथ्स में आंसर लिखते हो ना आपदा प्रबंधन में, तो आप ये चीजें लिखते हो कि 59% जो एरिया है वो भूकंप के लिए सुभेद है। 73% एरिया बाढ़ से सुभेद है या बाढ़ से प्रभावित है। इसका जितनी भी समुद्री सीमाएं हैं 7516 किलोमीटर, वो सारी चक्रवात प्रभावित है। ऐसे करके आप सारी चीजें डेटा बनाते हो फिर उसको लिखते हो, तो डेटा भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। भारत के 4 भूकंपी जोन हैं, ये 4 भूकंपी जोन में भारत को बांटा गया, 2, 3, 4, 5। 5 और 4 देख लेते हैं कौन कौन है। जोन 5 में पूर्वोत्तर के सारे राज्य आते हैं, टोटल 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर में। इसके बाद कच्छ आता है, जो भुज में भूकंप आया था, तो कच्छ, हिमाचल, J&K और अंडमान एंड निकोबार, ये आते हैं आपके जोन 5 में। अधिकतर पहाड़ी जगह है, ठीक है, कच्छ को छोड़ दो तो सारी पहाड़ी जगह है आपकी। फिर जोन 5 में, जोन 5 के बाद जोन 4 में आपके क्या आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल के कुछ भाग, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये हो गए। अब अगले उस पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक आपको सुनामी, बहुत ही सिंपल है। सुनामी समझ लो क्या है। सुनामी है कि ऐसे भूकंप आपके धरातल पे आ रहे हैं और जब समुद्र के अंदर आए, जैसे ये है आपका समुद्र भरा हुआ है, जब समुद्र के अंदर भूकंप आ जाए यहाँ पे, तो ये इतना बड़ा सैलाब जैसा पानी, सोचो दुनिया में सिर्फ 29% भाग पे स्थल है, वो इतना बड़ा दिखाई देता है, तो ये तो समुद्र है। तो समुद्र में जैसे ही यहाँ पे भूकंप आता है, ये पानी की हल्की सी लहर यहाँ उठती है। जैसे ये लहर किनारे की तरफ आती है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, एक टाइम पे 100 फीट और कभी कभी 100 मीटर तक जाती है, मतलब 200-250 फीट तक ऊंचाई पकड़ लेती है। ये लहरें हैं, धीमे धीमे ऊर्जा ग्रहण करती रहती हैं, इनकी हाइट बढ़ती जाती है जैसे किनारे पे आती है, तो ये पूरा चौपट कर देती हैं चीज़ों को, फिर समाप्त।
दैट मीन्स कि कभी भी सुनामी आए और आप बीच समुद्र में हो, आप बहुत कम, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुनामी आई। लेकिन किनारों पे जब ये लहरें आ जाती हैं तो बहुत खतरनाक ऊंचाई और तीव्रता ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो ऐसी सुनामी 2004 में आई थी, सबसे ज़्यादा तीव्रता की 9.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था समुद्र में। जापान वगैरह तबाह हो गए थे, अंडमान निकोबार पे बहुत तबाही आई थी, थाईलैंड वगैरह में। ठीक है, और उसी से ये शब्द निकला था। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव्स। ये वेव्स क्या काम करती हैं? ये वेव्स समुद्र के जल में भारी मात्रा में विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति अंतःसागरीय भूकंपों से होती है। भूकंप ज्वालामुखी तथा अंतः समुद्री भूस्खलन, यानी कि भूकंप आए समुद्र के अंदर, या ज्वालामुखी विस्फोट हो समुद्र के अंदर, या अंतः समुद्री भूस्खलन हो जाए, बड़ा सा चट्टान दरक जाए समुद्र के अंदर, तो उससे भी क्या होगा, पानी इधर से उधर होगा, ऊपरी जल स्तंभ में हलचल पैदा कर देते हैं, और इससे ही क्या सुनामी का कारण बनते हैं। 2004 में जापान में जो आई थी वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब सुनामी आई तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखना, भूकंप के लिए अभी पूरी दुनिया में भूकंप का पहले से बहुत एडवांस में पता चले ऐसा कोई यंत्र नहीं बना। भूकंप जब आता है तभी पता चलता है। ठीक है, अब थोड़े आ गए कि 1-2 आवर पहले पता चल जाए, ऐसा है, बट ये भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अचानक से संचलन होता है, अचानक से कंपन होता है और आ जाता है भूकंप। ठीक, तो इसकी चेतावनी, लेकिन क्या होता है, सुनामी का हम पता लगा सकते हैं। सुनामी का कैसे लगा सकते हैं? कि समुद्र के अंदर भूकंप आएगा पहले, फिर भूकंप पानी को विस्थापित करेगा, फिर वो धाराएं जो हैं, वेव्स हैं, वो किनारे तक पहुंचने में उनको समय लगता है। तो यहाँ पे हम क्या है, हमें समय मिल जाएगा, हम लोगों को वहां से हटा सकते हैं, खाली करा सकते हैं पूरा स्थान। आपका जो राहत वाला बल होता है वो अपना कार्य कर सकता है। तो इसको हम थोड़ा बहुत, इसका क्षति बहुत लेवल पे जो जान की क्षति है वो कम कर सकते हैं। अगर जो माल है, संपत्ति है, जो चलने वाली संपत्ति, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चेतावनी प्रणालियां लगाएंगे जो पहले से बता दें, क्योंकि समुद्र के अंदर भूकंप आएगा, उसको हमने ट्रेस कर लिया, तो जब तक वो किनारे तक आएगा हम एकदम सारी चीजें अपनी हटा देंगे वहां से। तो इसके लिए अलग अलग चेतावनी केंद्र है, जैसे प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पे? होनोलुलु हवाई पे। ठीक है, अलास्का सुनामी चेतावनी केंद्र, ये भी यूएसए में, ये भी दोनों यूएसए में। ठीक है, भारतीय पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली भारत ने भी बना रखी, हैदराबाद में इनक्वेस करके है भारत का। ठीक है, तो उसमें भी आपकी सुनामी चेतावनी प्रणाली लगी है। फिर एक प्रणाली भारत लेके आया था, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, जिसको डार्ट बोलते हैं। 2000 में भारत द्वारा ये शुरू की। तो डार्ट पूछा जा चुका है 1-2 बार क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखें। फिर आखिरी वही है कि सुमात्रा अंडमान सुनामी जो आई थी 2004 में, 9.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। ये बहुत बड़ी सुनामी थी, बहुत ज़्यादा विनाश इसने किया था, ये तथ्य है। तो यहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, हम सारी चीज़ें खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगली चीज़ें देखेंगे। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की, कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 + 20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपके डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे पे करना है, और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।